इस बीच सुनी जिनसोप से उसके घर मिलने आता है। वह उसे विदा करने वाला है, लेकिन वह जोर देकर कहती है कि उसे जानने के लिए समय निकालना चाहिए। इसके साथ ही जिनसेप और सुनही बेडरूम में साथ में समय बिताते हैं। इसके बाद सुनही किचन में पानी पीने जाती है। अप्रत्याशित रूप से वह जिनसोप के अध्ययन कक्ष में आती है, जहां उसे उसका स्केचपैड मिलता है। जब सुनही इसके बारे में सोचती है तो उसे एहसास होता है कि वह अभी किस तरह के आदमी के साथ सोई थी। अगली सुबह आती है और वह जिनसियोप के नवीनतम शिकार के बारे में समाचार पढ़ती है। अपराध स्थल पर डोंगसू की नजर तस्करों पर पड़ती है और वे तुरंत उसका पीछा करते हैं। पीछा करने के कारण हो रहे हंगामे को देखकर चोई, पाक और येओम डोंगसू की तलाश में शामिल हो जाते हैं। तस्करों और पुलिस दोनों के पीछे पीछे डोंगसू भागने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही वह एक तस्कर के पास आता है, डोंगसू के शरीर में कुछ ट्रिगर हो जाता है और वह अचानक लड़ने में अच्छा हो जाता है। कुछ ही समय बाद उसका अपहरण करने वाले तस्कर ने उसका हाथ काट दिया। आदमी के मनोरंजन के लिए वह डोंगसू की बांह उठाता है और उसे फिर से अपने शरीर से जुड़ते हुए देखता है। अचानक ईरान आता है और उस आदमी को छेड़ता है, फिर दोनों एक साथ भाग जाते हैं। जब वे मुसीबत से बहुत दूर होते हैं तो डोंगसू को याद आता है कि तस्कर ने उसे कनेक्ट कहा और ईरान से इसके बारे में पूछा। हालांकि उसके अनुसार यह एक लंबी कहानी है, इसलिए वह उसके साथ बस फोन नंबरों का आदान प्रदान करती है ताकि डोंगसू उससे कभी भी संपर्क कर सके। दूसरी ओर पाक एक तस्कर को पकड़ लेता है। समवर्ती रूप से जब सुनही कार्यालय में आती है तो वह जिनसोप के साथ मायोगुन की मदद मांगती है। छत पर मायोगुन छिप जाता है, जबकि सुनही जिनसेप का सामना करने का प्रयास करता है। दुर्भाग्य से मायोगुन के फोन की घंटी बजती है और वह जिनसेप द्वारा खोजा गया है। जैसे ही वह खुद को समझाने की कोशिश करता है, सुनही उसे रोकता है, यह खुलासा करते हुए कि जिनसेप एक सीरियल किलर है। यह सुनकर जिनसेप ने जल्दी से सुनही को अपने कोट से ढक दिया और उसे बाहर निकाल दिया। फिर वह मायोगुन से लड़ता है। हालांकि जैसे ही डोंगसू के गाने की धुन पर सुनही का फोन बजता है, जिनसेप अपनी दृष्टि डोंगसू के साथ साझा करता है। यह देखते हुए कि सीरियल किलर फिर से उस पर है, डोंगसू उस इमारत की ओर भागता है जहां जिनसेप काम करता है। केवल म्योगहुन द्वारा छत से गिरते हुए अभिवादन किया जाता है। इस समय सुनही होश में आती है और अपने जीवन के लिए जिनसेप से भीख मांगती है। हालांकि सीरियल किलर ने उसे नहीं बख्शा और उसकी गर्दन तोड़ दी। उसके जाने से पहले जिनसेप रिंगिंग फोन को देखता है और पाता है कि यह डोंगसू का गाना है जो उसकी दाहिनी आंख को चोट पहुंचाता है। थोड़ी देर बाद जियोन को सुनही की लाश मिलती है और वह दर्द से चीख उठता है। डोंगसू जो कुछ भी देखता है उसके साथ जिनसेप को पकड़ने की उम्मीद में दौड़ता है और इमारत में घुस जाता है। एक आदमी को कोर्ट ले जाते हुए देखकर, जिसे उसने पहले टॉयलेट में जाते हुए देखा था, डोंगसू पहले आदमी को देखता है, उसका सामना करता है। हालांकि यह आदमी वह नहीं है जिसकी उसे तलाश है। जिनसेप वास्तव में एक क्यूबिकल्स में छिपा हुआ है। इस वजह से आदमी उस पर सुरक्षा को बुलाता है और डोंगसू पकड़ा जाता है। और मामले को बदतर बनाने के लिए, जैसा कि जियोन उसे देखता है, वह सुनही और म्योगहुन की मौत के लिए डोंगसू को दोषी ठहराती है। डोंगसू जोर देकर कहता है कि वह हत्यारा नहीं है और जिनसेप को चेतावनी देता है कि वह उसका पीछा करेगा। भूतल पर पहुंचकर ईरान डोंगसू को एक बार फिर भागने में मदद करता है। थोड़ी देर बाद चोई और पाक जांच करने पहुंचते हैं। सुरक्षा कैमरे की समीक्षा करने पर पाक ने नोटिस किया कि डोंगसू सुनही और मायोगुन को नहीं मार सकता था, क्योंकि आदमी के गिरने के बाद वह इमारत के अंदर घुस गया था। चोई जानती है कि पाक की धारणा समझ में आती है और वह अगले इर्द के फुटेज की समीक्षा करने के लिए कहती है। ईरान की छवि को ध्यान से देखने पर चोई की नाक से फिर से खून बहने लगता है। अपने क्यूबिकल में जिनसेप सोचता है कि डोंगसू उसके बारे में कैसे जानता है, भले ही वह उसका चेहरा कभी नहीं देख पाता। तभी उसे शक होता है कि उसकी दाहिनी आंख का डोंगसू की खोई हुई दाहिनी आंख से कुछ लेना देना है। इस समय उसे एहसास होता है कि डोंगसू अभी भी अपनी दाहिनी आंख से देख सकता है, इसलिए वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। कुछ ही समय बाद चोई और पाक उससे कुछ सवाल पूछने के लिए आते हैं। वे उसके कोट के बारे में पूछते हैं और डोंगसू अपनी लापता आंख के बारे में क्यों बकबक कर रहा है। लेकिन जिनसेप लापरवाही से जवाब देता है कि वह दोनों के बारे में कुछ नहीं जानता। कुछ मिनटों के बाद जियोन ने कदम रखा और दो जासूसों को नागरिकों को परेशान करने के बजाय मामले को सुलझाने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से जिनसेप जियोन से नाराज हो जाता है और हल्के से उसे अपने क्यूबिकल की सीमा के बाहर धकेल देता है। चोई ने इस पर ध्यान दिया और जब वे इमारत से बाहर निकले तो पाक को इसके बारे में बताया। वह यह भी कहते हैं कि जिनसेप आम लोगों से अलग है, क्योंकि वह पूरी तरह से अलग चीजों से नाराज हो जाता है। इस बीच डोंगसू ईरान को घर ले जाता है। वहाँ वह डोंगसू के माता पिता की एक तस्वीर देखती है, जहाँ वह परिवार की तस्वीर की तरह दिखने के लिए खुद को शीर्ष पर रखता है। जैसे ही वह उसे एक कप कॉफी देता है, डोंगसू पूछता है कि वह कौन है और वह वास्तव में क्या चाहती है। ईरान का कहना है कि वह केवल एक उपन्यासकार है जो कनेक्ट के बारे में लिखना चाहती है। फिर वह उसके साथ साझा करती है कि जब वह एक बच्ची थी तो एक और बच्चे ने उसे एक ट्रक की चपेट में आने से बचाया था। यह बच्चा कनेक्ट निकला और उसके बाद से बिना आभार व्यक्त किए उसने उसे कभी नहीं देखा। यही कारण है कि ईरान को कनेक्ट की शहरी किंवदंती में दिलचस्पी हो गई। वह यह भी स्वीकार करती है कि तस्कर के ठिकाने में टैपिंग डिवाइस लगाने के बाद वह उसके बारे में जानती थी। इस समय डोंगसू अंत में पूछता है कि कनेक्ट क्या है। ईरान के अनुसार वह केवल इतना जानती है कि इसका संबंध देश की नंबर 1 कंपनी जियोगडो फार्मास्यूटिकल से है।
बदले में वह उससे पूछती है कि क्या वह उसके साथ कनेक्ट की जांच करना चाहता है, लेकिन डोंगसू ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे पहले सीरियल किलर को रोकने की जरूरत है। वह कबूल करता है कि जब उसने तस्करों के पास अपनी दाहिनी आंख छोड़ी थी तो उसे एक सीरियल किलर में प्रत्यारोपित कर दिया गया था और वह भी कभी कभी अपनी दाहिनी आंख से देख सकता है। ईरान के लिए यह जानकारी नहीं है, इसलिए वह पूछती है कि क्या वह हत्यारे की अन्य इंद्रियों तक भी पहुंच सकता है। डोंगसू कहते हैं नहीं, यह तर्क देते हुए कि हत्यारे के पास केवल उसकी आंख है, इसलिए वह केवल आदमी की दृष्टि में टैप कर सकता है। यह सुनकर ईरान डोंगसू की आंखों पर से पट्टी हटा देता है और उसकी जगह धूप का चश्मा पहन लेता है। वह बताती है कि हर कोई अब एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा है जिसकी आंखों पर पट्टी हो, इसलिए वह इसके बजाय धूप का चश्मा पहनकर सुरक्षित रहेगा। थोड़ी देर बाद वे रात का खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन पाते हैं कि डोंगसू का वांछित पोस्टर पहले से ही हर जगह पोस्ट किया हुआ है। जैसे ही वह सुविधा स्टोर से बाहर निकला, डोंगसू की दाहिनी आंख का सॉकेट फिर से दर्द करने लगा। अगर डोंगसू के गाने से उसकी दाहिनी आंख में दर्द होता है तो जिनसोक परीक्षण कर रहा है, और जैसे ही वह गाना सुनता है वह प्रबुद्ध हो जाता है कि गायक बिल्कुल डोंगसू की तरह लगता है और बिंदुओं को जोड़ना शुरू कर देता है। दूसरी ओर डोंगसू यह भी पुष्टि करता है कि उसकी दाहिनी आंख उसके गीत का जवाब दे रही है, जिसके कारण उसे और जिनसेब को दृश्य साझा करने का कारण बनता है। उसके कारण ईरान ने डोंगसू को चेतावनी दी कि सीरियल किलर को भी इसके बारे में पहले से ही पता चल सकता है और वह उसके पीछे आ जाएगा। हालांकि डोंगसू ने विश्वास के साथ मजाक किया कि वह किसी भी हमले का सामना कर सकता है और बाद में ठीक हो जाएगा। फिर भी ईरान उसे याद दिलाता है कि सीरियल किलर अभी भी अन्य तरीकों से उस पर हमला कर सकता है, जैसे सोशल मीडिया पर उसकी पहचान और क्षमता को उजागर करना। इस बात को ध्यान में रखते हुए ईरान उसे आदेश देती है कि जब तक वह जांच जारी रखती है तब तक वह पहले नीचे लेट जाए। अगले दिन डोंगसू रेडियो पर सुनता है कि उसके गीत को जेड नाम के एक प्रसिद्ध गायक द्वारा कवर किया गया है। यह जानकर कि उसका गीत जेड के गायन के माध्यम से कई लोगों द्वारा सराहा जाएगा, डोंगसू इसके बारे में खुश महसूस करता है। इस बीच रिकॉर्डिंग स्टूडियो में डोंगसू का जिक्र करते हुए गाने के पीछे के मूल कलाकार के बारे में पूछने के लिए जिनसोक जेड का दौरा करता है। जिनसोक के अनुसार वो मूल कलाकार की तलाश कर रहे हैं ताकि वे उन्हें अपनी कंपनी के विज्ञापन के लिए नियुक्त कर सके। हालांकि जेड कसम खाता है कि वह कलाकार के बारे में भी नहीं जानता है। वहीं स्टेशन पर पकड़े गए तस्कर से पाक पूछताछ कर रहा है, लेकिन आदमी जोर देकर कहता है कि वह गलत समय और गलत जगह पर जॉगिंग कर रहा था। थोड़ी देर बाद चोई आती है और पाक को उस आदमी को रिहा करने का आदेश देती है। फिर भी वह अभी भी पाक को उसका पीछा करने और उसकी जांच करने के लिए कहता है। तस्करों के बारे में बात करते हुए श्री किम वूजिन नाम के एक व्यक्ति से संपर्क करते हैं और उसे आदेश देते हैं कि वह हर समय जिनसेब का जिक्र करते हुए आंख प्राप्तकर्ता पर नजर रखे। ईरान यह सुनता है और रहस्योद्घाटन करता है कि सीरियल किलर मर रहा है। तभी उसकी जासूसी का खेल समाप्त हो जाता है जब मिनसुक टैपिंग डिवाइस का पता लगाता है जिसे उसने टेलीविजन के पीछे रखा था जब वह अपने पालतू हमस्टर की तलाश कर रहा था। जल्दी से काम करते हुए ईरान अपने सुनने के उपकरण को नष्ट कर देती है और तुरंत वहां से निकल जाती है जहां वह है, लेकिन इससे वह पहले से ही मिस्टर किम के निशाने पर है। बाद में उस रात ईरान वूजिन का पीछा करता है और उसे पता चलता है कि सीरियल किलर कहां रह रहा है। अपने अपार्टमेंट के अंदर जिनसोक संघर्ष कर रहा है क्योंकि उसकी बीमारी उसे खा रही है। फिर भी यह उसे अंतिम कृति की योजना बनाने से नहीं रोकता है जो स्वयं को शामिल करती प्रतीत होती है। अगले दिन ईरान ने डोंगसू को वह सब कुछ बताया जो उसने खोजा था, जब अचानक उसे दर्शन होते हैं, लेकिन इस बार जिनसेब वास्तव में उसके साथ संवाद करने के उद्देश्य से ऐसा कर रहा है। जिनसोक उसे अगली कलाकृति / हत्या दिखाता है जिसकी वह योजना बना रहा है, और डोंगसू के आतंक में इसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। यह देखकर वह खुद से वादा करता है कि वह सीरियल किलर को उस भयानक कार्य को करने से रोकेगा जिसकी वह योजना बना रहा है। जब रात होती है डोंगसू को एक और दृष्टि मिलती है जिसमें वह खुद को देखता है। यह दर्शाता है कि सीरियल किलर उसे पहले ही ढूंढ चुका है। इधर उधर देखने पर वह एक वैन में एक संदिग्ध व्यक्ति को देखता है और उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। तब यह पता चलता है कि जिनसोक वापस सर्जन के पास जाता है और उसके साथ मारपीट करता है। उनका कहना है कि उन्हें उनकी आंखों के बारे में गंभीरता से बात करनी होगी। दूसरी ओर डोंगसू को पुलिस पकड़ लेती है। जैसे ही चोई उसके पास आती है, जासूस उसे बताता है कि उन्हें कहीं निजी बात करने की जरूरत है। कनेक्ट के पहले 3 एपिसोड श्रृंखला के पात्रों और संघर्ष को पूरी तरह से स्थापित करते हैं। यह दर्शकों को और अधिक आकर्षित करने और वास्तव में कनेक्ट देखने में समय लगाने की अनुमति देता है। इसकी तेज गति और शानदार कहानी के साथ शो में एक भी उबाऊपन नहीं है।